नमस्कार, आदाब। मैं हूँ मारिया शकील और आप देख रहे हैं मुकाबला। डल के किनारे से ये खास कार्यक्रम आ रहा है इसलिए क्योंकि कश्मीर में चुनाव है। कहते हैं जब जन्नत में चुनाव होता है तो उसका कवरेज भी बहुत स्पेशल होना चाहिए। इसलिए हमारे साथ मेरे सहयोगी नज़ीर हैं। नज़ीर, इस चुनाव की क्या खासियत है? तो आपने स्वर्ग और जन्नत से कश्मीर को तशबीह दी, तो ये देखना है कि क्या वोटर अब पुराने जन्नत को चुनेंगे या नया कश्मीर नए जन्नत को चुनेंगे, ये चुनाव तय करेगा। नए कश्मीर में पहला चुनाव 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद चुनाव हो रहा है। तो इसलिए सारी पार्टी ने अपनी मेहनत इसमें झोंक दी है। यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं शाजिया इल्मी, प्रवक्ता हैं भाजपा की। मोहित भान पीडीपी के प्रवक्ता हैं। यहाँ पर इफ्रा स्पोक्सपर्सन एनसी और सलमान सोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं कांग्रेस को। सलमान, आपके साथ शुरू करूंगे क्योंकि लोकसभा में ये जो इंडिया ब्लॉक चुनाव लड़ रहा था, अब वो आप पीडीपी आपके साथ नहीं है, इसलिए मैंने उन लोगों को एक साथ बैठाया क्योंकि एक तरफ एक वक्त में उनका अलायंस हुआ था। तो पीडीपी के साथ अलायंस क्यों नहीं हो पाया? देखिए, अलायंस बनाना कोई सिंपल बात भी होती नहीं है, लेकिन इतना तो है कि नेशनल लेवल पे इंडिया अलायंस में पीडीपी भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है तारिक आमी साहब भी उस अलायंस में है। तो अलायंस का मेकअप तो हर जगह अलग अलग होता है। तो हमारे लिए इस वक्त यही जो पॉसिबल था वो हमने किया। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे दिल में पीडीपी के लिए जगह नहीं। जहाँ तक इस इलेक्शन का ताल्लुक है, ये इलेक्शन बहुत, आपको पता है 10 साल के बाद ये असेंबली का इलेक्शन हो रहा है। जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर को तोड़ा, जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों को तोड़ा और स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया, डिमोट कर दिया, डिसनफ्रेंचाइज कर दिया, इतनी देर के बाद अब इलेक्शन हो रहा है, लोग देख रहे हैं कि उसका नतीजा क्या निकला। इतनी अनएम्प्लॉयमेंट इस जगह पे है, सेकेंड हाईएस्ट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री में है। औरतों में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी इस जम्मू कश्मीर में है। यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो बेसिकली जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं है। जिस जगह पे लोगों को अपनी रेत पे हक नहीं है, उस जगह इस वक्त लोगों के दिल जल रहे हैं और वो बेचैनी से इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि इलेक्शन कब आएगा तो वो बीजेपी और उनके तमाम प्रॉक्सी जो हैं, तमाम ABCDEFG टीम्स जिन्होंने कश्मीर की पॉलिटिक्स को फ्रैगमेंट कर दिया है, उन तमाम से वो चुन चुन के बदला लेंगे, जम्मू से लेके कश्मीर तक। नज़ीर, शाजिया, आपने सुना सलमान सोज ने क्या बोला। एक पहला इलेक्शन है जम्मू कश्मीर के इतिहास में यूनियन टेरिटरी में होता है। हर एक का सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर दोबारा एक राज्य कब बनेगा। प्रधानमंत्री यहाँ 2 बार आए, दोनों बार उसने वादा किया कि ये यूनियन टेरिटरी से अब दोबारा स्टेट बनेगा। अमित शाह जी ने भी हाल ही में जम्मू में बताया, लेकिन बीजेपी का जो घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र, उसमें उसकी जिक्र नहीं है। जन्नत में बैठे हैं, लेकिन कहना चाहूँगी एक आम कश्मीरी बाशिंदे की तरह से कि अपनी जन्नत तो दिखा ना सका तू वाइज़, कूचा यार में चल के देख ले जन्नत मेरी। तो जहाँ तक बात है स्टेटहुड की, ये अमित शाह जी ने बाकायदा पार्लियामेंट में उसके फ्लोर पर एक बार नहीं कई बार कहा है। जब आप संकल्प पत्र की बात कर रहे हैं, जब उसका विमोचन भी हुआ, उस वक्त भी अमित शाह ने कहा है कि एक बात नहीं कई कई बार हुआ है। एक बहुत बड़ी चीज़ हुई, एक ऐसी बेड़ी थी 370 जो उन 3 परिवारों को बिल्कुल अहले हकम की तरह रखती थी और हुक्मरान की तरह रखती थी। और अब आप देखिए ये 3 परिवारों ने जो कश्मीर के साथ किया है सिर्फ़ और सिर्फ सत्ता की हवस में, और उसके चलते आप नुकसान देखिए क्या हुआ है। तो उसको हटाने से मुझे लगता है कि ना सिर्फ हमारे और जो भाई बहन अदर कम्युनिटीज़ के हैं, चाहे लद्दाख वासी हों, चाहे हमारे डोगरा भाई बहन हों या हमारे पहाड़ी भाई हों, गोरखा हों, लेकिन एक आम कश्मीरी के लिए अब देखिए एक आयुष्मान योजना जिसमें 5 से बढ़ाकर 7 लाख रुपए, और मैंने देखा कितने लोगों ने अवेल किया है। आप सोचिए 85 लाख लोगों को मिला है। मैं जोजिला टनल और सड़कों की बात नहीं करूंगी, लेकिन एक बुनियादी चीज़
और अभी मेरे दोस्त और साथी सलमान भाई कह रहे थे कि हमने नौकरियां दी हैं। अब बच्चों के हाथ में पत्थर देना, 500 रुपए में वो नौकरी होती है। पहली बार एम्स और आईआईटी और आईएम खुला है। स्टोन पेल्टिंग पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। दहशत गर्दी जिसको बढ़ावा दिया जाता था, अलगाववादियों के साथ बाकायदा हाथ ना सिर्फ हाथ मिलाया जाता था, उनको बाकायदा संरक्षण दिया जाता था और अपनी एक ना सिर्फ सियासी मजबूरी पर एक सियासी दोस्ती माना जाता था। पहली बार उसको हटाकर एक आम कश्मीरी के हाथ मजबूत हुए हैं हर तरह से। उसकी जो और सबसे बड़ी चीज़ है हिफाजत। और मुझे लगता है कि अब स्कूल बच्चे जा सकते हैं 12-12 महीने। हमें सच्ची आज़ादी मिली है, ना सिर्फ हड़तालों से, ना आतंकवादियों से, अलगाववादी से। यह है आज़ादी और हर एक कश्मीरी इसी आज़ादी को चाहेगा। मैंने तो ये कहा कि मैंने 10 साल से तो इनकी हुकूमत है, मैं कैसे कह सकता था हमने नौकरी दी, लेकिन उन्होंने नौकरियां ली। यानी कि हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसने दी? इन लोगों ने दी। 2019 से 65,000 65,000 गवर्नमेंट पोस्ट वेकेंट है। वो किसने किया? हम तो है नहीं हुकूमत में, बीजेपी हुकूमत में, हमने नहीं किया। ये कहती हैं कि भाई हम तूफान मचा देंगे, हम बहुत कुछ कर देंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कांग्रेस क्या करने वाली है। जो हमने गारंटी दी है, कांग्रेस ने कहा है, पहली बात राहुल जी ने कहा यहाँ आके, मोदी अमित शाह कुछ भी कर लें, जम्मू कश्मीर को अपना स्टेटहुड मिल जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे जमीन की इनसिक्योरिटी और गवर्नमेंट जॉब्स की इनसिक्योरिटी जो जम्मू कश्मीर के लोगों की है, तमाम लोगों की, वो कांग्रेस खत्म करेगी। इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? छोटा सा जवाब स्टेटहुड पर उन्होंने कहा। सबसे पहले तो मैं बता दूं, लोगों को फिर से बेवकूफ बनाया जा रहा है और गुमराह किया जा रहा है। असेंबली में कोई भी बनता है सीएम, जिस भी तरह से बनता है, वो केंद्र सरकार की तरह ना स्टेटहुड दे सकता है ना ले सकता है। ये झूठ बोला जा रहा है, ये स्टेट के जुरिसडिक्शन में नहीं है। दूसरी बड़ी बात, स्टेटहुड की बात ऑलरेडी केंद्र सरकार ने एक बार नहीं 20 बार कही है। तो ये बेवकूफ बनाने का तरीका है, इस बेवकूफी में ना फंसिएगा। 5 सेकंड का मैंने ये कब कहा कि जम्मू कश्मीर की असेंबली कुछ कर देगी? ये तो खुद ही ये स्टेटहुड भी देना चाहिए। लेकिन मेरी बात सुनिए, ये सुनिए, राहुल गांधी ने कहा कि हम दिलवाएंगे। क्यों? क्योंकि जब भी राहुल गांधी जी कुछ किसी चीज के पीछे पड़ते हैं, अब तो सेंटर को झुकना पड़ता है। एक मिनट, बार झुकना पड़ता है, उनको झुकना पड़ेगा। ये असेंबली का नहीं है, ये राहुल गांधी का वादा है। इस बार चुनाव में कौन कौन सी पार्टीज चुनाव लड़ रही है? मतलब इन द सेंस कि एक होता है ना कि ये 2 पार्टीज का चुनाव है, 3 पार्टीज का चुनाव है, कैसे चुनाव देख रहे हैं आप? देखिए, कई पार्टीज इस चुनाव में ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट है, ट्रायंगुलर है, कैसा है? ये मल्टीपोलर कॉन्टेस्ट। दरअसल बीजेपी है जम्मू में, जो उसकी जो मेजॉरिटी सीटों पे उसकी काफ़ी पकड़ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी है। कांग्रेस है जम्मू के कुछ इलाकों, कश्मीर घाटी में भी है प्रेजेंस। पीडीपी है, और पिछले इलेक्शन में सबसे ज़्यादा सीटें इन्होंने ली थी, मोहित मान की पार्टी 28 सीटें। परिस्थितियाँ बदली, वो आज जो पार्लियामेंट इलेक्शन ने दिखाया। पार्लियामेंट इलेक्शन ने 2 चीज़ें, अहम चीज़ें दिखाई। जो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन है, उसको 41% वोट मिले, करीब 42%। बीजेपी को 24% वोट मिले और पीडीपी को 8% वोट मिले। ये है। लेकिन जब हम आज देखते हैं कि जो कई पार्टीज लड़ रहे हैं, उनमें से ये 44% जो कैंडिडेट्स है वो इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट्स का जमावड़ा इसलिए भी ज़्यादा है कि कई पार्टियां पहले कभी चुनाव में नहीं था। नहीं, तो इसलिए कि कई पार्टियां नई बनी हैं। जैसे अल्ताफ बुखारी साहब की है अपनी पार्टी, उसके हर जगह, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है, अभी रिकॉग्नाइज नहीं है। इंजीनियर रशीद की पार्टी है, अवामी इत्तेहाद पार्टी, रिकॉग्नाइज नहीं है, सभी लोग इंडिपेंडेंट लग रहे हैं। कहीं और कैरेक्टर्स हैं, दे आर ऑन द ब्लॉक। तो इसलिए जो इंडिपेंडेंट्स का आज नंबर है, पहले 2 फेज़ों में, क्योंकि तीसरा फेज़ आज मुकम्मल होगा नॉमिनेशन का, 44% ये हाईएस्ट नंबर है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इंडिपेंडेंट्स हैं जी। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के अलायंस को ये लगता है कि ये इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो वोट कटुआ का काम करेंगे या बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं?
देखिए मारिया जी, पहली बात, जब इंडिपेंडेंस की मैं बात करती हूँ, मैं पहले ये बात बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारे देश में हर किसी को इलेक्शन लड़ने का हक है, और एक इंडिपेंडेंट को उतना ही इलेक्शन लड़ने का हक है जितना एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के पॉलिटिशियन को है। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल रहेगा, जम्मू और कश्मीर की परिस्थितियाँ जो हैं वो काफ़ी एक जैसी हैं आर्टिकल 370 के डाइल्यूट होने के बाद। मेरा एक सवाल बार बार उन लोगों से रहता है जो कहते हैं कि ये एक ऑर्गेनिक डेवलपमेंट है, इंडिपेंडेंस ऑर्गेनिक है। मेरा सवाल ये है कि अगर आप 2019 के बाद देखेंगे, जम्मू का जो एरिया है उसमें हमने कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं देखे, उसमें हमने कोई नई पॉलिटिकल पार्टियां नहीं देखी। अगर मेरे मुखालिफ यहाँ पे कोई एक नई पॉलिटिकल पार्टी का नाम बोलेंगे जो जम्मू से आई हो तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर कश्मीर घाटी की बात करते हैं, 2019 से कश्मीर घाटी में करीबन 12 से 15 पॉलिटिकल पार्टियां नई आई हैं। हर रोज सुबह एक पार्टी, शाम एक पार्टी आती है। आप चाहे तो 5-6 का मैं आपको खड़े खड़े नाम ले लूं यहाँ पे। सवाल मेरा ये है, इसका ऐसा क्यों ट्रेंड दिख रहा है? दरअसल ये जो कहते हैं कश्मीर में ही क्यों होती है, इसके लिए हमें समझना होता है जम्मू कश्मीर एक यूनिट है, अलग अलग नहीं है। आप मजहब की बुनियाद पे देखें तो जम्मू कश्मीर की जो पॉपुलेशन है इसमें 70% करीब मुसलमान है, 28% हिंदू है। अब जाहिर सी बात है जहां आपको ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पार्टियां ज़्यादा बन, उनका पॉलिटिक्स पे असर होता है। और वो यही नहीं, जम्मू की पॉलिटिक्स का भी श्रीनगर की पॉलिटिक्स पे अब काफ़ी असर रहा है 1947 के बाद, हमेशा से। क्योंकि जो पॉलिटिकल लीड था या जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था यहीं से बनता आ रहा है। जाहिर सी बात है जब 2019 से बनी, क्या रीज़न है मैं उनकी तरफ नहीं जाऊंगा, तो जाहिर से ये कोई अनहोनी बात नहीं है कि यहाँ पार्टियां क्यों बनी। दूसरी बात, जमात इस्लामी ने यहाँ इलेक्शन लड़ा, वो सबसे बड़ी चीज़ जो इस इलेक्शन में हुई, जमात इस्लामी का आना। वो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है यूएपीए के तहत, लेकिन उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठाए। ये वही जमात है जो यहाँ मिलिटेंसी, अलगावाद का फाउंटेन हेड रहा है, और आज वो कहते हैं बिल्कुल हम कभी उसके साथ नहीं थे, इलेक्शन ही वाहिद हल है। ये सबसे बड़ा परिवर्तन और सबसे बड़ी तब्दीली ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट माना जाएगा। मोहित, देखिए, हम बात कर रहे हैं इलेक्शंस की, और बार बार जो मुद्दा आ रहा है वो बार बार स्टेटहुड पे आ रहा है कि स्टेटहुड वापस दे दीजिए। चाहे कांग्रेस से सलमान साहब ने बात की या बीजेपी से बात की, लेकिन मैं अभी भी समझता हूं कि देखिए, हम कहीं ना कहीं पे इस बीजेपी के ट्रैप में फंसते जा रहे हैं कि वो स्टेटहुड की बात कर रहे हैं। स्टेटहुड देना या नहीं देना, कोई जम्मू कश्मीर से कोई बाशिंदा उनसे भीख मांगने के लिए यहाँ से नहीं जा रहा है स्टेटहुड मांगने के लिए। हमारी जो लड़ाई है वो 370 और 35A की बहाली के लिए है, और यहाँ का हर कोई बाशिंदा कहीं शुरुआत में कुछ ऐसे रीजन थे, चाहे जम्मू का कोई खित्ता था जो 5 अगस्त 2019 को बहुत खुश थे 370 या 35A की एब्रोगेशन से, लेकिन पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं कि कैसे जम्मू के हर एक तबके के अंदर, हर एक सेक्शन के अंदर भी जो है वो निराशा प्रकट कर रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि कैसे अलग अलग सेक्टर्स के अंदर उनको नुकसान हो रहा है। और आज वो भी 370 और 35A की बहाली मांग रहे हैं, लद्दाख उसकी बहाली मांग रहा है, और कश्मीर तो मांग ही रहा है। तो ये जो स्टेटहुड की बार बार चर्चा हो रही है, मैं समझता हूं कि ये ट्रैप बीजेपी की तरह से फैलाया जा रहा है, और हमें इस ट्रैप में फंसना नहीं चाहिए। हमारी लड़ाई 370 और 35A की बहाली के लिए है, हमेशा रहेगी। अगर इस देश के अंदर इतनी पुरानी पार्टी जो इतने सालों से इस चीज़ के लिए लड़ रही है, अगर उनको 70 साल लग गए इसको एब्रोगेट करने में, तो हमारी लड़ाई भी इसके लिए जारी रहेगी, और हम इसमें कहीं पे भी पीछे हटने वाले नहीं, और इसमें कोई भी ऐसी गैर कानूनी या कोई गैर आईनी चीज़ नहीं है जो हम इसको मांग रहे हैं। लेकिन मोहित, सवाल ये है कि जम्मू एंड कश्मीर के बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद कश्मीर अब आगे बढ़ रहा है, कश्मीर एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, पीस की बात कर रहा है, तो आप लोग 370 और 35A की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि मैं कश्मीर के 6000 गाँवों में कैंपेनिंग करके आया हूं अभी, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे असेंबली हो। 6000 गाँवों में मुझे तो बीजेपी को जो कुछ गिने चुने लोग हैं, इनको छोड़कर आम मुझे कोई ऐसा इंसान नज़र नहीं आया जिसने मुझे ये बताया हो कि हमें 370 या 35 से कोई लेना देना नहीं है। आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि 42% की अनएम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर आज हम हैं। तो कौन ऐसा लोग है जो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं? हमने स्कैम देखे, चाहे वो फायर इमरजेंसी सर्विसेज का स्कैम है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का स्कैम है, चाहे वो फाइनेंस असिस्टेंट का स्कैम है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर पुलिस का स्कैम है। हर कोई
रिक्रूटमेंट पिछले 5 साल में जो निकला है वो स्कैम के अंदर अभी तक ग्रस्त है और उसकी सीबीआई कहीं ना कहीं इंक्वायरी कर रही है। वो एक टाइम फ्रेम में आना चाहिए, नहीं आ रहा है। कोई उसके ऊपर कोई रिजल्ट नहीं। तो कौन है ये लोग जो आपको एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं? आप डेवलपमेंट की, एक सेकंड, आपने डेवलपमेंट की बात की और आप रोजगार की बात कर रहे हैं। आप मुझे एक ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी या एक ऐसा मल्टीनेशनल ब्रांड या इंडस्ट्री बता दीजिए पिछले 5 साल के अंदर जिसका ऑफिस कश्मीर के अंदर है या कहीं पे भी है। शाजिया, यहाँ अब सब जो बातें आई कि इंडिपेंडेंस का बड़ा है, बड़ी नई पार्टियां बनी, तो सभी लोग यहाँ जितने भी नए लोग आए हैं ब्लॉक पे, बीजेपी पे आरोप है भाई आपने लाए ताकि यहाँ का वोट आप डिवाइड कर रहे हो। देखिए, जब ये बात आती है इंडिपेंडेंस की, ये लोग बुरी तरह से फंस जाते हैं। जमात इस्लामी की बात आती है तो कहते हैं प्रतिबंध हटना चाहिए। जब उनके लोग का इलेक्शन लड़ते हैं तो कहते हैं ये तो देखिए भाजपा कर रही है। तो जो लोग इन 3 परिवारों का और खानदानों के साथ नहीं हैं और मुझे बोलने दीजिए। अभी आप देखिए, मैं चुप मैं चुप रहे। मैं आपने जमात की प्रॉपर्टी पे बैन लगाया। जी बिल्कुल, आपने जमात की सारी प्रॉपर्टी पे बैन लगाया है, उनके ऑर्चर्ड्स पे बैन लगाया है, उनके खेतों पे बैन लगाया है। फिर आप बोल रहे हैं कि आप जमात इलेक्शन लड़ रहा है। तो जमात तो इलेक्शन नहीं लड़ रहा है। अगर आपको जमात पे इलेक्शन लड़ाना है, आप जमात के ऊपर से बैन हटाइए और लड़ने दीजिए उनको इलेक्शन। इफ यू डोंट हैव एनी इश्यूज विद जमात, then let them fight elections under their banner. करूंगी, आपका शो हो जाएगा। नहीं, आप चाहती हैं शाजिया, एक मिनट। बट आपको फैक्चुअली करेक्ट होना पड़ेगा ना। आप झूठ तो नहीं बोल सकते हैं। हम यहाँ पे बैठे बैठे और आपका झूठ नहीं, आपका तो झूठ सुन भी रही हूँ ना मैं आपका झूठ। तो एक तरफ तो कहते हैं कि बैन होना नहीं चाहिए, फिर जब कुछ लोग जो अलगाववादी सोच के हैं और जो उनको थ्रेटन कर रहे हैं, यानी कि उनकी विसात से इनको खतरा है, जो कि हमने देखा भी है क्या हुआ चुनाव में, किस तरह से उमर अब्दुल्ला जी को अब भीख मांगनी पड़ रही है, टोपी उतार के, तब उसको भाजपा के लिए ब्लेम कर रहे हैं। तो आप इधर रहिए या उधर रहिए। अब देखिए, कांग्रेस दुनिया भर जा रही है, एक नई चीज़ सीखी है राहुल गांधी ने, और इसके लिए वो अपनी, चाहे वो उनकी दादी हों या परदादा हों या फिर उनके खुद के पिताजी हों, उनके खिलाफ पूरी तरह से और अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर जाति की बात कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है जम्मू एंड कश्मीर की, तो 370 और 35A के हटने के बाद जिस तरह से बाकायदा आरक्षण की भी बहाली हो रही है, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की भी बात हो रही है, और हमारे वाल्मीकि भाइयों को और रेफ्यूजीज़ को इज्जत दे रही है। बिल नहीं तो सोचिए आप। मैं आ रही हूँ शाजिया आपके पास। इफ्रा जी व्हाट्स द क्वेश्चन? हाँ, शाजिया का कहना है कि जो डायनेस्टिक पार्टीज थी, उन्होंने जो पॉलिटिक्स किया है उसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर बहुत पिछड़ा गया, पीछे हो गया था, और अभी जो डेवलपमेंट है, जो 10 साल में जो बदलाव दिख रहा है, उससे एक मार्च शुरू हुआ है। देखिए, जैसे हम यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं, जम्मू और कश्मीर में अभी भी उधमपुर में कल एक इनकाउंटर चल रहा था और आज भी शायद वो इनकाउंटर चल रहा होगा। ये जम्मू और कश्मीर के वो एरियाज हैं, जम्मू का एरिया, जब तक 370 की धारा यहाँ पे थी, कभी जम्मू में इनकाउंटर्स का नाम आपने सुना नहीं होता। इन्होंने डेवलपमेंट की बात की और कहा बड़ी नौकरियाँ, इंडस्ट्रीज आ रही हैं। हालांकि जब हमने इनसे पूछा कि एक ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी का नाम बता दीजिए जो जम्मू और कश्मीर आई है, शायद ये बोल नहीं पाई। लेकिन मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ कि 2010 में जम्मू और कश्मीर में बेरोजगारी 7% थी, आज वही बेरोजगारी 28% है। ये जो डेवलपमेंट हो रही है, ये डेवलपमेंट जा कहाँ रही है, हमें दिखा दीजिए। स्पेसिफिक पॉइंट डेवलपमेंट मैं पर तभी भी और मैं दूसरे पर पहली भी। बार भी जवाब नहीं दे पाऊंगी, और उन्होंने कहा मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन असल में मोहित जी इतने परेशान हो गए थे क्योंकि मैंने पोल खोल दी थी इनकी, तो इसलिए उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया। तो मैं अपनी बात को फिर से दोहराऊंगी और जो बात सवाल पूछे गए थे उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि 25 लाख टूरिस्ट आए हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और अगर आप जाके किसी आम गरीब और या फिर कोई अमीर होटेलियर से भी पूछेंगे तो वो बताएगा कितना बम्पर यहाँ पे हाल रहा है। और पूरी दुनिया जानती है, देश जानता है कि चाहे कितने फॉरेन टूरिस्ट और डोमेस्टिक टूरिस्ट आए हैं। इसके साथ साथ अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि ये जो है बेड़ियाँ बन गई, लेकिन दरअसल चाहे हमारे आम कश्मीरी भाई हों जिनका मुस्तकबिल छीना गया बाकायदा, इन 3 परिवारों ने एक आम परिवार और कश्मीरी ख़ानदान की फ़िक्र नहीं की, उनके वालदेन और उनके अहलो अयाल की, लेकिन अपने घर की बड़ी फिक्र थी। चाहे शेख अब्दुल्ला जी की 3 पीढ़ियाँ हों, चाहे मुफ्ती साहब की 3 पीढ़ियाँ हों, और कांग्रेस की 3 या 4 पीढ़ियाँ तो हम सब जानते ही हैं। तो अब वक्त आ गया है एक आम इंसान का और एक आम कश्मीरी बाशिंदे का और एक आम डोगरा परिवार का भी और हमारे जम्मू के भाई बहनों का। अब देखिए, कांग्रेस जगह जगह जाकर ये तो कहती है कि हमें रिजर्वेशन चाहिए और अपने पूरे ख़ानदान के खिलाफ और पूरी उनकी पुरानी पार्टी के खिलाफ अपने ही पार्टी के खिलाफ जाके बोलती है, लेकिन यहाँ पे 370
70 और 35A के हटने के बाद जिन वाल्मीकियों को लाया गया था, मुझे शर्म आती है कहते हुए, सिर्फ सफाई करने के लिए, अभी तक उनको हक नहीं मिला था कि उनके बच्चे जॉब्स ले लें और वो उनको मजबूर किया जाता था कि आप सफाई करें। ये सोचिए मेंटालिटी। और ये आरक्षण की बात करते हैं, सोचिए एक संविधान और एक निशान के तहत ये चुनाव हो रहे हैं। और आप ये देखिए किस तरह से, चाहे वो स्टोन पेल्टिंग की बात हो जो 100% ख़त्म हो गई है, या फिर 70% दहशतगर्दी या सिविलियन डेथ्स खत्म हो गए हैं। अब इन्होंने जिक्र किया उधमपुर का, अभी उधमपुर का जिक्र कर रही है मैडम, लेकिन आप लोग को वो बता दें, जब बात आती है पाकिस्तान के साथ डायलॉग की, दोनों पार्टियां साथ खड़ी हैं और कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी है कि पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ डायलॉग होना चाहिए। खत्म कर लूँ इस बात को, जल्दी से खत्म करूंगी। पाकिस्तान के साथ डायलॉग करना चाहिए। तो क्या कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में, हरियाणा में और जम्मू एंड कश्मीर में जाकर कहेगी कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात वो चाहती है, जो प्रिजनर्स है उनके साथ नरमी चाहती है, जो अलगाववादी सोच है उसके साथ वो खड़ी है? अगर आप देखेंगे जमाते इस्लामी को और पार्टियों को जिनकी अलगाववादी टेंडेंसीज है, खुलकर नहीं बोल पाते हैं क्योंकि डर लगता है इधर का भी खेल खेलेंगे, उधर का भी खेल खेलेंगे। शाज़िया, सवाल ये तो है, जम्मू में कुछ बोलेंगे, कश्मीर में कुछ बोलेंगे और बाकी जगह जाकर कुछ और बोलेंगे। जम्मू में टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ गई हैं, बिल्कुल ये बढ़िया। शिफ्ट दिख रहा है। बिल्कुल शिफ्ट है ये, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। पूरा जो थिएटर है टेररिज्म का, वो डोमेन हटा है, राजौरी पूंछ में, जम्मू रीजन में बड़ा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे, और वो बहुत फिक्र की बात है, बहुत ही डिस्टर्बिंग और डिस्ट्रेसिंग वो बात है, और उसको देखना बहुत ज़रूरी है, कोई उसे डिनाई नहीं कर रहा है। लेकिन मैं ओवरऑल एक जो बात कर रही हूँ, जो अमन बहाली हुई है यहाँ पे, आप देखिए जिस तरह से आप रात के लाल चौक में आप घूम सकते हैं, मैं घूमी रात में, ये मुमकिन नहीं था। आप सोच सकते हैं कि हम लोग सिनेमा जा सकते हैं यहाँ पे, मैं इतनी हज़ारों बार मैं आई हूँ। थोड़ा सा ये acknowledge कर लीजिए। ये मानना पड़ेगा आपको, कुछ भी आप मैं थोड़ा कहते बता दूं हैं। और आप जो लोगों को। 25 लाख टूरिस्ट आए हैं, वो जो लौट के गए हैं, उन्होंने बहुत तारीफ की है। चाहे खाने पीने की जगह हो, या फिर सॉफ्टी खरीदने की बात हो, या फिर कॉफी पीने की बात हो, तो नहीं, मैं बता रही हूँ आपको, तो वो मैंने कभी लाल चौक में देखा नहीं है। जवाब दीजिए। और हर एक कश्मीरी खानदान चाहता है कि अमन बहाली हो, बच्चे स्कूल में जाएं, डर के ना रहें। तो फिर देखिए, पहली बात, इन्होंने रिजर्वेशंस की, इन्होंने काफ़ी सारी बात है कांग्रेस के बारे में, रिजर्वेशंस की। ये इसलिए बीजेपी वाले बुखलाए हुए हैं क्योंकि राहुल गांधी जी ने इनके नाक में दम कर दिया है। कास्ट सेंसस के बारे में, सोशल जस्टिस के बारे में आपने देखा, जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के साथ कश्मीर में चले, हजारों लाखों लोग बाहर थे, और उस भारत जोड़ो यात्रा का नतीजा ये निकला, एक नतीजा। इसीलिए बीजेपी का इतना बुरा हाल है कि प्राइम मिनिस्टर अपनी सीट वाराणसी में 6 लाख के मार्जिन से नीचे होकर 1.5 लाख के मार्जिन पे आ गए। इसीलिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को कहता हूं, डरो मत, इनको बाहर निकालेंगे हम इस बार। दूसरी बात, रिजर्वेशंस मैंने आपको बता दिया, बौखलाए हुए हैं, इसीलिए उल्टा सीधा जो कहना है कहो, लेकिन कांग्रेस पार्टी सोशल जस्टिस के रास्ते पे है, जिसका हक बनता है वो मिलेगा। दूसरी बात, सिक्योरिटी, इनको नहीं, इन्होंने सिक्योरिटी की बात की ना, सिक्योरिटी की बात और टूरिज्म की बात, दोनों का जवाब देता हूं। तमाम घर पे जो बैठे लोग हैं उनको ये पता होना चाहिए दो चीजें सिक्योरिटी के हिसाब से। अच्छी बात है, स्टोन पेल्टिंग का भी मैं मानता हूं, खत्म, बहुत अच्छी बात, हम खुश हैं, उस बारे में खुश हैं। लेकिन टेररिज्म के जो इंसिडेंट पिछले 30 साल में सबसे कम हुए, और किलिंग्स जो सबसे कम हुई 2012 में हुई। 2012 में किसकी गवर्नमेंट थी यहाँ पे और सेंटर में? बीजेपी की थी? नहीं, 2012, नॉट 2019, 20, 21, 22, 23। दूसरी बात, टूरिज्म की बात करते हैं, इनसे बोलो कि जो टूरिज्म होता है, एक होता है डोमेस्टिक टूरिज्म, इंटरनेशनल टूरिज्म और रिलीजियस टूरिज्म, अमरनाथ यात्रा हो, वैष्णो देवी का, उसका डेटा प्रोड्यूस करो, पिछले 20 साल का प्रोड्यूस करो, फिर देखो कितना फर्क आया है। इनने 3 चीजों के बाद की, खानदानी राज, खानदानी राज, खानदानी राज। मैं पहले बीजेपी का खानदानी राज बता दूं, चाहे वो स्वर्गीय सुषमा जी की बेटी हो, चाहे वो राजनाथ सिंह की सुपुत्र हो, चाहे वो रेड्डीज के बच्चे हों, चाहे वो जेटली साहब के बच्चे हों, चाहे वो सिंधिया से, हाँ, वो क्रिकेट बोर्ड में जिनके आप अपॉइंटमेंट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कर्नाटका में इनके परिवारवाद हो, वो इनको नजर नहीं आता है। और मैं आपको बता दूं, ये खानदानी राज की बात कर रहे हैं, यहाँ 90 सीटें हैं जम्मू कश्मीर में, 90 सीटों के ऊपर मुफ्तीज इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, 90 सीटों के अंदर 90 डिफरेंट परिवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो खाली एक ही सीट के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको ये परिवारवाद है, इस रट से आप निकल जाइए। दूसरी बात, ये रोजगार रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं।
42% बेरोजगारी है और ये रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। रिजर्वेशन है किस चीज के लिए? क्योंकि इनको नौकरी देने के लिए कुछ नहीं है, तो ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हमने आपके लिए रिजर्व रखा है। रिजर्व क्या रखा है? स्कैम, घोटाला, चोरी, डकैती। इन्होंने बोला हर घर जल से नल, और सबसे बड़ा जल शक्ति का 1300 करोड़ का स्कैम इनके अंदर है, जिसकी सीबीआई इंक्वायरी कर रहा है। ये बोलते हैं रिजर्वेशन। पहाड़ी सड़कों के ऊपर है, गुज्जर सड़कों के ऊपर है, कश्मीरी पंडित सड़कों के ऊपर है, डोगरा सड़कों के ऊपर है। खुश इनके हुकूमत में है कौन? 2019 के बाद 50 परिवार कश्मीरी पंडितों के यहां से वापस चले गए। जो माइनॉरिटी की किलिंग, टारगेटेड किलिंग शुरू हुई, वो दोबारा 2019 के बाद से हुई। परिवार चाहे वो शुपेन से हैं, चाहे बड़गाम से हैं, चाहे पुलवामा से हैं, वापस से उनका पलायन शुरू हुआ। वो इनके दौर के अंदर शुरू हुआ। ये रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं, कश्मीरी पंडितों के हिंदुओं की बहुत तर्जुमानी करते हैं, हिंदुओं के जज्बातों की बहुत तर्जुमानी करते हैं। हमारी गवर्नमेंट में मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे। आप किसी भी यहाँ पे जो 6000 PM पैकेज एम्प्लॉयज यहाँ रहते हैं, उनको गवर्नमेंट का एक अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया था जो 1 BHK था। ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स मुफ्ती साहब ने एज चीफ मिनिस्टर एक ऑर्डर पास किया और कहा ये इनह्यूमन है कि इनको आप 1 BHK देंगे, एटलीस्ट आप इनको 3 BHK घर दीजिए। और जो जाके सेटल हुआ 2 BHK के ऊपर। 2019 एब्रोगेशन के बाद इनकी सरकार ने, जो हिंदूवादी सरकार अपने आप को बोलती है, इन्होंने उन कश्मीरी पंडितों की जो रिहेबिलिटेशन है वो 2 BHK से वापस 1 BHK पे कर दी। और आज जो सारे अकोमोडेशंस बन रहे हैं वो सारे 1 BHK बन रहे हैं। तो ये इनका ह्यूमैनिटेरियन एंगल है। One moment. but you have I to am set going the- to move इस डिस्कशन को हम रैप अप करेंगे अब, क्योंकि सब लोगों को यहाँ से निकलना भी है। और नज़ीर भाई, सवाल ये है कि ये बहुत ही एक पॉजिटिव साइन है जहाँ पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठ करके अपना व्यू रखें और दूसरे को काउंटर करें। ये पहले भी देखा गया है जम्मू एंड कश्मीर में, और फिर से वो एक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी का जो लौटना है, वो आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ छोड़िए, पिछले दिनों PDP और एक और पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी की लड़ाई हुई वहाँ शोपियां में। एक तरफ तो लगा गलत हुआ, जख्मी लोग हुए, दूसरी तरफ देखो कुछ साल पहले यह पार्टियां डर के मारे सिक्योरिटी की गाड़ी के हिसार के बगैर चल नहीं सकती थी। अब आज लड़ते हैं। एक तो उसमें दो राय नहीं है, ये पहला इलेक्शन है जो आतंक, बाइकाट और हिंसा के साये में नहीं लड़ा जा रहा है। आप ये जो सही है, देखो आप हकीकत को हकीकत बोलना ही है। कोई आप खुश हो, नाराज, अलगावादियों के बहिष्कार की काल, हिंसा की काल, कुछ नहीं, कोई तशद्दुद का साया नहीं, डर का साया नहीं, जिसको जैसे लड़ना वैसे लड़ रहा है। हाँ, पार्टी किसने उठाया, किसने कैंडिडेट हुआ, वो अलग बात, लेकिन खौफ में कोई नहीं है। हाँ, और खौफ में नहीं है, और डेमोक्रेसी की जीत हो रही है, और यही शायद बहुत पॉजिटिव साइन है। मारिया जी, देखिए, अब बार बार ये बात की जाती है कि इतना % वोटिंग परसेंटेज रहा, बिल्कुल अलगाववाद के साये में नहीं हुआ, लोग बाहर निकले, बॉयकॉट कॉल नहीं है। आई विल जस्ट मेक वन पॉइंट। मेरा सवाल ये है कि अगर लोगों ने इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया लोकसभा में जो लिया, तो क्या आपको उनका रिवॉर्ड ये देना चाहिए था कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को डाइल्यूट करके उन लोगों से जो बचे कुचे पावर्स यूटी में थे, आपने वो भी छीन लिए? असेंबली क्या यही उनके रिवॉर्ड? 5 seconds. Just एक मिनट, नहीं, ये इसी नोट को हम खत्म करना चाह रहे थे। हाँ। नजीर भाई की बात पे एक और बात मैं इनको याद दिला दूं कि 2011 में जब पंचायत इलेक्शन हुआ, यहाँ पे तकरीबन 90% वोटिंग हुई, 90%। बेशक, और दैट वाज ग्रास रूट्स। मैं उसमें एक फाइनल बात, वो बहुत जरूरी है कि जो अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जम्मू में कहा कि जम्मू के लोग इस इलेक्शन को डिसाइड करेंगे, यानी कि वो जम्मू और कश्मीर को अलग अलग करना, आग लगाना चाहते हैं, जैसे मणिपुर में आग लगाई है। ये बात भी सुनिए। उसमें दो राय नहीं है कि आतंक के डर, बहिष्कार के काल के बावजूद भी हमेशा लोगों ने हिंसा को हराया है। 2011 का पंचायत इलेक्शन हो 80% पड़े, 2014 का असेंबली इलेक्शन हो 66% वोट पड़े, उसमें दो राय नहीं, 66% वोट पड़े, 66%, क्योंकि लोगों ने यहाँ लोकतंत्र के लिए अपनी जानें दी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, जिसको तकरीब 3000 वर्कर मारे गए, ये जो लोकतंत्र आज का इलेक्शन है किसी डर के बगैर, शायद उनके लिए सबसे बड़ा ट्रिब्यूट है, क्योंकि लोगों, किसी जगह ने मुल्क में इतनी कुर्बानियां नहीं दी हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए जितने यहाँ कश्मीर में लोगों ने दी। ये लोकतंत्र की जीत है। इसी नोट पर हम इस डिस्कशन को खत्म करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने नेताओं की बात सुनी, उनके मुद्दे सुने। कश्मीर की जनता क्या सोच रही है, वो किन मुद्दों पर वोट करेगी,
इसीलिए नज़ीर और हम अब यहाँ पर एक नए लोगों के साथ हैं, जो टीचर भी हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन से आते हैं। और अहमियत इनकी ये भी है नज़ीर कि इनका वोट पर जो अंडर 29 है कश्मीर में, उनका वोट परसेंटेज वो कितना परसेंटेज है? 30%। सो अंडर 29 ईयर्स जो डेमोग्राफिक है, 29 साल से कम उम्र वाले 30% लोग हैं जो वोट करेंगे। तो इसीलिए मतलब ये हुआ कि जो 30% वोटर है, यानी 25 लाख वोटर, ये पहली बार असेंबली इलेक्शन में वोट करेंगे, क्योंकि ये इलेक्शन 10 साल बाद हो रहा था। तो ये जो सब लोग हमारे, उनमें एक है मोदी फैन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, ये पहली ऑर्गेनाइजेशन होगी पूरी मुल्क में, और वो पोइट भी हैं। पोइट हैं, बड़गाम से हैं, और शिवलीलाए में लिखते हैं। मोदी पर एक कसीदा भी लिखा है। मोदी साहब पे भी एक कसीदा लिखा है। तो आप अभी तो नया सुनाइएगा, कश्मीर की एक पहचान ये भी है। हाँ, तो नए कश्मीर में जो हमारी यूट्यूबर हैं, ये 24 साल की हैं। अनिका नाजिर इनका नाम है। तालीम हक है हमारा, ये आप ग्रुप चलाती हैं। अनिका, तालीम हक है हमारा, ये इस सोच के बारे में बताइए। क्या अहमियत है तालीम की, और क्या इन सालों में जो कहा जाता है 370 हटाने के बाद तालीम पर क्या ज़्यादा एम्फेसिस देखा जा रहा है? देखिए, तालीम हासिल करने की जब तक बात है तो हमारी फैमिलीज़ में ये पहले से कल्चर है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, हमें तालीम की तरफ जो है एनकरेज किया जाता है। आपने पूछा तालीम हक है हमारा के बारे में, मैंने 2020 में ये इनिशिएटिव लिया जब कोविड स्टार्ट हुआ और सब कुछ बंद हुआ। तो मैंने सोचा कि अगर एज अ स्टूडेंट मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे बाकी फेलो स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो क्यों ना मैं एक इनिशिएटिव स्टार्ट करूँ। बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है और डोनेशन ड्राइव्स जो है ये स्टार्ट करूँ। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया और फिर एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैंने चिल्ड्रन को ही बनाया, क्योंकि एज अ कश्मीरी मैंने कॉन्फ्लिक्ट देखा है, टर्मोइल देखा है। मैं चाहती हूँ कि आगे आने वाली जो जनरेशन है वो ये सब ना देखे, और चाइल्डहुड में ही बहुत कुछ चीज़ें हम रिपेयर कर सकते हैं। और अनिका, ज़िंदगी में पहली बार आप वोट कर रही हैं इस बार? जी, पहली बार वोट कर रही हूँ। तो आपके लिए एज अ फर्स्ट टाइम वोटर सबसे इम्पोर्टेंट इशू क्या होगा? देखिए, मैं कश्मीर की यूथ हूँ और एक्टिविस्ट भी हूँ। मेरे लिए ये गुंजाइश रहनी चाहिए, जब फेलो यूथ मुझे देखेंगे तो वो मुझसे सवाल करेंगे, आप नेशनल मीडिया पर गई थी, क्या आपने हमारे बारे में बात की? तो मैं अपने फेलो यूथ के लिए बात करना चाहती हूँ। 2 इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट है, दूसरा रिजर्वेशन पॉलिसी है। किसी भी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो एग्ज़ाम्स हुए, मोस्ट ऑफ द यूथ जो है जो कम्प्लीटली उन्हीं पर डिपेंड है, जिनके घर में सिर्फ वो एक अकेले इंसान है जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे और अपने घर को सपोर्ट करेंगे। कोई ऐसी लड़की है जो जिसके घर का भार और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उसके कंधों पर है, वो भी एक एस्पिरेंट है। तो उनके साथ जब कोई स्कैम होता है या डिले होता है JKSSB के एग्ज़ाम्स में, या एपटेक जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनीज़ उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करती है और फिर स्कैम करती है, तो उनके लिए ये बहुत ही बुरी बात है और वो इससे डिस्ट्रेस में चले जाते हैं। दूसरा मुद्दा मेरा है न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग। रिजर्वेशन की जहाँ तक बात करते हैं, सोशली और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उनकी रिप्रेजेंटेशन भी ज़रूरी है हमारे समाज में, लेकिन रिजर्वेशन के चक्कर में हमें ओपन मेरिट का गला नहीं काटना है। मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से आपकी इस चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप एक हाईएस्ट अथॉरिटी जो है होल्ड करते हैं, आप चुटकी बजा के ये सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं। तो जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, आपने रिजर्व कैटेगरीज़ के बारे में सोचा है, अच्छा किया है, हम उसके साथ हैं, लेकिन आप जो कैपेसिटी ऑफ सीट्स है देन उनको इंक्रीज़ करिए। अगर ज़्यादा बच्चे सीट्स हासिल करेंगे तो उससे कोई बुरी बात नहीं है, देश का ही भला होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे। बिल्कुल सही। नज़ीर, जो सवाल है, इस बार ज़्यादातर पार्टीज़ ने अपने मैनिफेस्टो में एजुकेशन की बात की है, जॉब्स की बात की और रिजर्वेशन की बात की है। ये जो 3 मुद्दे इतने इम्पोर्टेंट इस चुनाव में कैसे हो गए? जो रोज़गार देने की बात हो, जो एजुकेशन देने को, शिक्षा देने की बात हो, जो स्वास्थ्य देने की बात, हेल्थ की बात हो, तो मुझे लग रहा है ये अच्छी चीज़ है। जो इलेक्शन 10 साल बाद हुए, उसके जो मैनिफेस्टोज़ हैं, घोषणा पत्र है, उसमें इन चीज़ों की तरफ इशारा है। जैसे बीजेपी ने ये वादा किया कि अगर उनकी हुकूमत आई तो वो 5 लाख जो रोज़गार फराहम करने के लिए, उसके लिए
वो एवेन्यूज़ पैदा करेंगे, जॉब्स की गारंटी नहीं दी है, एवेन्यूज़ पैदा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हम सरकारी 1 लाख जॉब देंगे, जबकि 65,000 वैकेंसीज पहले ही सरकार में है। वही पीडीपी ने भी किया है। कांग्रेस ने जॉब्स की बात की, लेकिन उन्हें घोषणा पत्र अभी तक जारी नहीं किया है। लेकिन जो अभी इन्होंने बात की रिजर्वेशन की, एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना है, ख़ासतौर पे जनरल कैटेगरीज़ का, क्योंकि जनरल कैटेगरी की जम्मू कश्मीर में पॉपुलेशन 70% है। तो उस लिहाज से उनको लग रहा है जितना आबादी उतना हक नहीं मिल रहा है। लेकिन उससे पहले, हक मिलने से पहले जो रिक्रूटमेंट होती वो साफ़ होनी चाहिए। वो शायद नई हुकूमत से पहले ये उम्मीद होगी Expectation कि धांधलियों के बगैर, स्कीम्स के बगैर जी बिल्कुल। रिक्रूटमेंट हो। हाँ, ये रिक्रूटमेंट पॉलिसी का क्लीन अप का बहुत ज़्यादा डिज़ायर है आप लोगों को। हालांकि मैं एजुकेशन पे काम करती हूँ। मेरा अपना भी चैनल है द कश्मीर स्टूडेंट, जो सिर्फ एजुकेशन, जो स्टूडेंट्स की आवाज़ बनी है। मैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट की बात करूँ, कुछ सालों से यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स रुकी हुई है। अगर हम कॉलेजेस की बात करें, खासतौर में मैं एजुकेशन की बात करूँ, कॉलेजेस में कंट्रेक्चुअल लेक्चर जो है वो आज सड़कों पे प्रोटेस्ट करें। क्यों? क्योंकि इनकी रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है और इनको अब बोला जा रहा है कि आप गेस्ट फैकल्टी की तरह काम करें। वो उस पर नहीं मान रहे और इस वजह से कॉलेजेस में जो है टीचिंग फैकल्टी की कमी हो रही है, टीचिंग फैकल्टी। और एक इशू है यहाँ पे स्टूडेंट्स का, जो हाँ न्यू एज आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद जो उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू किया, इट्स अ वेलकम स्टेप, अच्छा स्टेप है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट की बात की गई, एक्टिविटीज़ की बात गई, प्रैक्टिकल नॉलेज की बात हुई है। तो मगर यहाँ पे न्यू एकेडमिक कैलेंडर की बात करें, दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ NEP, बट वो सेपरेट है जो उन्होंने लागू किया 2 साल पहले। मार्च सेशन, ये अक्टूबर सेशन को मार्च सेशन किया। हाँ, ये ठीक है, आर्टिकल 370 से पहले उन्होंने बोला 1 नेशन 1 टैक्स, अब उन्हें उसके बाद बोला 1 करिकुलम 1 नेशन, वो भी सही है। इट्स अ गुड कि एक ही नेशन में एक ही सिस्टम होना चाहिए, बट इनको हर किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले देखा जाता है स्ट्रेंथ, उसकी देखी जाती है, उसका स्ट्रेंथ वीकनेस देखा जाता है, उसका थ्रेड्स देखी जाती है, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ देखी जाती है। कश्मीर में क्या है, कश्मीर में वेदर की हार्श विंटर्स रहते हैं। हार्श विंटर्स की वजह से विंटर्स में एक मतलब छुट्टी रहती है। उन वजह से स्टूडेंट जो वो अक्टूबर में एग्ज़ाम देते थे, बोर्ड एग्ज़ाम्स, और उनको विंटर पीरियड जो गोल्डन पीरियड माना जाता स्टूडेंट्स के लिए, वो क्या करते थे, उसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते थे, बाकी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर। मगर जब से ये एकेडमिक कैलेंडर चेंज हुआ, तब से एक तो इनको टाइम नहीं मिलता अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में प्रिपेयर करने के लिए, और टाइम ज़्यादा लॉस इसमें हो रहा है, ज़्यादा इसमें टाइम। आप मुझे नज़ीर, इन लोगों से आप बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इशू इस बार इलेक्शन में क्या है। इलेक्शन का क्या सबसे अहम मुद्दा है आपके लिए? इन्होंने एम्प्लॉयमेंट की बात की, इन्होंने जॉब्स की बात की, मैं करूँगा सिक्योरिटी की बात की। मैं सिक्योरिटी की बात करूँगा। मैं कहूँगा कि वैन हमारी जान महफूज है तभी जॉब्स भी होंगे, तभी हमारी जो आप डिफरेंट चीज़ों की बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि फ्रॉम लास्ट 3 डिकेड्स वी हैव सीन कन्फ्लिक्ट, और इस कन्फ्लिक्ट की वजह से जो चीज़ें हम आज बात करते हैं, जिस चीज़ों पे हम आज बात करते हैं, मुझे लगता है कि वो हमें 30 साल पहले बात करनी चाहिए थी, और जिसकी वजह से, और आज हम ये 24 ईयर्स लेटर ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम आज बात करते हैं कि जनाब हमारे जो मैनिफेस्टो, जो इलेक्शन, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनके मैनिफेस्टो में डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने देखी भी है, बट एग्जीक्यूट जब वक्त आता है एग्जीक्यूट करने का, तब मुझे लगा कि दैट जो उनका जो वादे थे, वो मुझे लगता है कि एग्जीक्यूट करने में वो खोखले निकले हैं। ये जमहूरियत की यही खूबसूरती है कि आप वादा करें घोषणा पत्र में, उससे पूरा करें तो आपको दोबारा लोग वोट देते हैं, एब्सोल्युटली, नहीं करे तो 5 साल बाद छुट्टी। एग्जैक्टली। तो इसलिए एतबार करें जिस पे हम वोट डालें। तो क्या कहते हैं, जो भी वादे किए हैं घोषणा पत्र में पार्टियों ने, क्या आपको लग रहा है किस घोषणा पत्र से आप खुश है, कौन सी अच्छी बात है जो आपको लग रही है ठीक? सर, पहली बात तो ये कि जो मैं आपको एग्री करता हूँ कि रिसेंटली जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस थे यहाँ पे, लोगों ने दिखाया है कि जो फॉर्मर 2 टाइम्स चीफ मिनिस्टर्स थे, एक हमारी महबूबा मुफ्ती जी, दूसरा उमर अब्दुल्ला साहब, वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और उनको लोगों ने दिखाया कि जनाब आपके जो वादे थे वो खोखले निकले, एंड अब हम आपको चांस नहीं दे रहे हैं। सो कहने का मतलब ये है कि दैट लोगों को भी एक अवेयरनेस हुई है, लोगों को भी ये समझ है कि जनाब जो हमारे लिए काम करेगा हम उसको चुनेंगे। जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट
अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है तो उसका एक सबसे बड़ा ये कारण है। मैं सोच रहा हूँ कि ये जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनका सबसे इंपॉर्टेंट जो मैनिफेस्टो मुझे ये लग रहा है कि दे शुड वर्क ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, जो हमारा सबसे बड़ा यहाँ पे मुद्दा चल रहा है। और साथ ही साथ जो करप्शन के केस आप देख रहे हैं, जो इन्होंने एपटेक स्कीम की बात, ये कंपनी की बात की, या इससे पहले भी जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हुआ करती थी, वट दे यूज टू डू कि मेरे ख़ानदान से कौन है तो मैं उसको दिला रहा हूँ जॉब या किसी और को, दोज थिंग्स शुड नॉट बी डन ओवर हियर। तो मेरे हिसाब से वी विल वोट फॉर पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड डिग्निटी एंड अ डेवलपमेंट एंड मोर इम्पोर्टेंटली देन अनएम्प्लॉयमेंट। पीस प्रॉस्पेरिटी की बात हो रही है, सही। तो यहाँ पर इन लोगों से पूछते हैं, आप बताएं। आपसे एक चीज़ मैं बताऊं, हमने जॉब्स की बात की, सिक्योरिटी की बात की, सबसे एक बहुत ही जो मसला जम्मू कश्मीर में है वो ड्रग्स का है। सही। ड्रग्स ने यहाँ नई पौध को खा रहा है दीमक की तरह। मैं आपको बताऊं 2014 तक जम्मू कश्मीर में एक भी हार्ड ड्रग का केस नहीं था, नॉट ए सिंगल। हीरोइन का नाम किसी ने सुना भी नहीं था। हीरोइन शायद पता होती कि फिल्मों में होती, लेकिन ज़मीन तो ये मालूम नहीं था किसी को कि हार्ड ड्रग। लेकिन आज वो घर घर की परेशानी भी वो कहानी, और इसके लिए सरकार ने उपाय उठाए हैं। पाकिस्तान से ये ड्रग आ रहे हैं, तो ड्रग पे क्या आम लोगों का क्या नई हुकूमत को करना चाहिए, क्योंकि पिछले 5-6 साल हमने देखा ड्रग का, वो कहते हैं ड्रग कैपिटल बना है जम्मू कश्मीर। एग्जैक्टली जो ड्रग का अभी ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे पहले किसी को ड्रग लेबल करना है या किसी सोसाइटी को लेबल करना है कि इसमें ड्रग्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहे हैं, बट उससे ज़्यादा ये सोचना है कि ये मजबूर क्यों हो रहे हैं, व्हाट आर द वेरियस रीजंस, क्या बहुत सारे वजूहत है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जितने भी यहाँ लोग इस वक्त, स्पेशली यूथ की बात करेंगे, जो पढ़े लिखे हैं और उनको रोज़गार नहीं है, रोज़गार की उस मामले में उनके जो डिप्रेशंस बढ़ते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा होता है और वो बाद में ड्रग्स का सहारा लेते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी तक मुझे नहीं लग रहा है, मतलब ऑफ कोर्स सरकार अभी कोई ना कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर्स या कोई ना कोई इक़्तिदाम ले रहे हैं, बट देयर इज़ नो एज सच ए कॉन्क्रीट पॉलिसी टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। एक इशू पे बार बार चर्चा हो रही थी कि धारा 370 हटाने के बाद यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, और जो नया कश्मीर है उसमें जो युवा हैं, आप लोग हैं, वो लोग प्राइवेट सेक्टर, स्टार्टअप्स और ये सब की तरफ देख रहे हैं। शुक्रिया मारिया, शुक्रिया नज़ीर। देखिए 370 के बाद सबसे बड़ा जो तब्दीली आई है वो है माइंडसेट की तब्दीली। एक साइकोलॉजिकल बैरियर बनाया हुआ था, हालांकि ऑन पेपर 370-35 एक कहीं का नहीं था, टूथलेस टाइगर था, जो उसमें अमेंडमेंट्स होती आई 53 से लेकर 2019 तक, लेकिन साइकोलॉजिकली उस आर्टिकल 370 और 35A के रेटरिक को यहाँ की रीजनल पार्टीज ने एज अ ब्लैकमेल एजेंट इस्तेमाल किया सेंटर के साथ और यहाँ के लोगों के साथ भी। यहाँ के जो रीजनल पार्टीज जब वो इक्तदार में आती थी तो वो दिल्ली वालों को कहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान बनने जा रहा है अगर हम पे आपने इन्वेस्ट नहीं किया, अगर हमारे हाथ में हुकूमत नहीं आएगी। ये बिकॉज आई हैव बीन वेरी क्लोज टू एडमिनिस्ट्रेशन, आई वाज PRO टू एक्स CM जो 2013 से लेकर 2016 तक मैं उनका PRO रहा। मुझे क्लोजली पता है कि वो किस प्रकार सोचते थे, उनका माइंडसेट किस लेवल का था, और वो यहाँ पे जो कुछ एलिमेंट्स हमारी सोसाइटी में थे जो पड़ोसी मुल्क, दुश्मन मुल्क के कहने पे यहाँ पे प्रोपेगेंडा चलाते थे, उसमें पिस्ता कौन था? आम कश्मीरी के जहन में आज जो ये फियर फैक्टर जो पूरा निकल गया है वो आर्टिकल 370-35A के एब्रोगेशन के बाद निकला है। आप कश्मीरी पंडित हैं, आपके लिए सबसे अहम मुद्दा क्या है? सबसे पहले तो ये बात है कि 15 साल से मैंने एक एक्सपीरियंस किया है कि जब ये 370 हटा, सबसे पहले इधर टूरिज़्म बढ़ा, इतने टूरिस्ट आए, यहाँ पे इकोनॉमी ग्रोथ हुई, इकोनॉमिक जो सेटअप है वो चेंज हो गया, बाहर से इन्वेस्ट किया लोगों ने यहाँ पे। और इससे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो ये हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं, एजुकेशन की बात, एजुकेशन का फ़ायदा तभी जब जॉब मिल पाएगी, जॉब तभी मिलेगी जहाँ पे यहाँ डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट तब होगा जब बाहर के लोग यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ फार्मास्यूटिकल्स बनाएंगे, यहाँ कंपनीज़ बनाएंगे, तभी जाके यहाँ होगा। तो मुझे लगता है कि इसके बाद काफ़ी चेंजेस आई, पॉजिटिव चेंजेस आई। चलिए, वो नज़ीर, एक मुद्दा हमेशा रहा है सेफ्टी, सिक्योरिटी और रिहैबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित, उसके बारे में बताइए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि वादे बहुत हुए,
ऑर्डर्स बहुत बने हमारे लिए, इम्प्लीमेंटेशन 10% भी नहीं हुआ आज तक। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए जो ये रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन का जो प्रोसेस बनाया गया, ये मजाक किया गया हमारे साथ। हमें यहाँ लाके बिठाया गया, वादे किए गए और कोई वादा हमारा पूरा नहीं किया गया। हमारी टारगेट किलिंग्स हुई यहाँ पे, हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट्स किए, हमने यहाँ पे अपनी जानें दी, उसके बावजूद भी किसी सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगी। तो मेरे को, मैं फिर बताऊंगा कि वी हैव नो होप्स ऑन एनी पॉलिटिकल पार्टी। मैंने अमित जी आपको देखा जब आप एहतजाज में होते थे, जी हमने रिपोर्ट की, कवर की। क्या वजह रहा कि 2009 से हो गई, 10 से हो गई जो स्पेशल पैकेज कश्मीरी पंडित्स के लिए, माइग्रेंट्स के लिए, और ये एक तरह का एक उनको इंसेंटिव था, आप वापस आ जाओ अपने घरों में। लेकिन पहली बार हमने देखा कि उनको भागना पड़ा यहाँ कई महीनों तक, और आज भी उनको गेटोज़ में रहना पड़ता है, एक जगह शहर में रहना पड़ता है। जो ज़िलों में नौकरी करते थे वहाँ से उनकी ट्रांसफ़र की गई। क्या सुरक्षा की हालत इतनी ख़राब आप लोगों के लिए हुई कि टारगेट किलिंग्स की वजह से, कि अब आपको गेटोज़ में रखा गया है कि हालात ऐसे बन गए? सर, पहले तो मैं रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन की बात करूंगा। जो हम 6000 जो फैमिलीज़ जिनको जॉब देने का प्रपोजल दिया गया था, उसमें से अभी भी बहुत सारी जो हैं वैकेंसीज अभी भी फिल नहीं हुई हैं। तो जो भी हमारे अभी 5000 करीब जो लोग यहाँ पे, फैमिलीज़ यहाँ पे हैं, उनके जो रिलीफ एंड जो उनको रिहैबिलिटेट नहीं कर पाई गवर्नमेंट अभी तक। तो जो बाकी लोग अदर स्टेट्स में अभी हमारे कश्मीरी पंडित हैं, वो वापस आना चाहते हैं। लेकिन बात है, करते हैं बात, हाँ जी हम लाएंगे इनको वापस, लेकिन रोड मैप कोई भी हमारे लिए अभी तक कुछ नहीं बनाया गया है। सिर्फ वादे किए जाते हैं, हाँ जी हम उनको लाएंगे, वापस लाएंगे, यहाँ बसाएंगे, लेकिन कोई भी रोड मैप हमारे लिए अभी तक नहीं बनाया गया। वही असल में दरअसल सबसे मारिया ये मसला यह है कि बात जो है, जिससे आप बात करो वो अपने हिसाब से आपको बोलेगा। जैसे वो बता रहे थे, ये अगर धारा 370 को ख़त्म नहीं किया तो शायद हम लोग यहाँ ये बात इस तरह नहीं करते। लेकिन अब जब वे 90 में देखते तो दूसरी धारा बात करती थी, और 2019 तक, और 19 के बाद ये बात करते हैं, वो साइड बात नहीं कर पाता है। तो दरअसल हर शख्स की, हर तबके की जब तक न बात सुनी जाएगी तब तक हर इंसान की, और इसीलिए इलेक्शन से बेहतर खूबसूरत एक्सरसाइज कोई नहीं है जब हर एक शख्स चुपके से अपना वोट डाले और बताए कि मैं असल में चाहता क्या हूँ। यही इलेक्शन है। आप ये बताएं कि आपके लिए इस इलेक्शन में क्या मुद्दा है अहम, क्योंकि पार्टीज़ के मैनिफेस्टोज भी हैं, कैंपेनिंग भी उरूज पे है, हमें मालूम है कौन कौन कैंडिडेट्स भी है, तीसरे फेज़ के नॉमिनेशन पेपर्स भी अब वो भी मुकम्मल हुए। देखिए, जैसे मैंने अभी बता दिया, हमारे लिए जो सबसे बड़ा प्रेसिंग इशू है, वो जो अभी सर भी बता रहे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड ऑल अदर थिंग्स, वो हमारे लिए सबसे एक बड़ा प्रेसिंग इशू रहेगा। और सबसे ज़्यादा जो हम दैट इज़ लाइक जो यहाँ पे वायलेंस फ्री कश्मीर हम देख रहे हैं, जो हमने कई सालों से देखा हुआ है, तो दैट शुड कंटिन्यू इन द फ्यूचर ऑल्सो। क्यों हम वो चीज़ अगले सरकार से भी चाहते हैं कि हमारे युवा इस चीज़ में ना बढ़ के, हमारे युवा जो है, जो अभी तक स्टोन पेल्ट या किसी और चीज़ में, वो दैट द पीस शुड बी जस्ट लाइक वो जहाँ तक हम अभी देख रहे थे एज इट इज़ है, तो यहाँ पे पीस है। तो आप कहते हैं कि जो अमन है यहाँ रहा, जिस तरह किसी खौफ के बगैर ये इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद भी लोग खौफ, बिना किसी खौफ के जीने चाहे और रहने चाहिए। एग्जैक्टली। नज़ीर, इसको कॉन्वर्सेशन को हम रैप अप करने की कोशिश करेंगे, और मैं महिलाओं से अब बात करूंगी क्योंकि आप लोगों ने अपने अपने मुद्दे उठाए हैं। पहले इनसे मैं पूछूंगी कि एजुकेशन सेक्टर में आपने बताया कि बहुत चीज़ की ज़रूरत है, एक सिंसियरिटी की भी ज़रूरत है। वो सिंसियरिटी क्या अभी आपको दिख रही है? एफ़र्ट्स लगाए जा रहे हैं, वो एक्चुअली में इंटेंशनली अच्छे एफ़र्ट्स? देखिए, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ किया, बोला गया अनएम्प्लॉयमेंट पे उस पर बात की गई, एजुकेशन पे बात हुई, बाकी चीज़ों पे बात हुई। बट मैं कह रही हूँ कि जब से आर्टिकल एब्रोगेशन 370 हो गया, तब से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की रेट कश्मीर में बढ़ गई। इसकी वजह यही है कि मैं बोलूँगी स्टूडेंट जो है ना, यूथ ज़्यादातर यूथ जो है इन्वॉल्व ड्रग्स में हुआ, ड्रग्स की अभी बात हो गई। जैसे गवर्नमेंट को नोटबंदी करना है, जैसे उन्होंने कहा, मरकज़ी सरकार ने कहा कि हम 100 रुपये बंद करेंगे, 1000
पे बंद करें, नोटबंदी जो उनको आए वो उस जड़ तक गए, तो इनको भी गवर्नमेंट को इसमें भी इस जड़ तक जाना चाहिए कि ड्रग जो है वो बंद होना चाहिए। और दूसरी बात इसमें क्या हो गया, इसमें क्योंकि ड्रग्स में यूथ इसलिए इन्वॉल्व हुआ क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न इसमें अनएम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पे कश्मीर में प्राइवेटाइजेशन सेक्टर भी कम है। गवर्नमेंट को चाहे जो अगला गवर्नमेंट आ रहा है उसको चाहे कि इस पर संजीदा से काम करे, प्राइवेट सेक्टर को डेवलप किया जाए ताकि यूथ जो उसमें इन्वॉल्व हो जाए। एक मिनट, पहले मैं नीरू आपसे जानना चाहूँगी, एज अ वुमेन, महिला के तौर पर आपके लिए सबसे अहम इशू क्या है? आपने बताया सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू, लेकिन ओवरऑल फ्यूचर जनरेशन के बारे में आप सोचती हैं कि आगे वाली जनरेशन कैसे देखे कश्मीर को? मैं तो हमेशा चाहूँगी कश्मीर में हमेशा पीस बने, यहाँ पे डेवलपमेंट हो, यहाँ पे ड्रग ख़त्म हो, यहाँ पे एजुकेशन बढ़े, यहाँ पे सेटअप जो मेंटालिटी है वो अच्छा रहे, ताकि जितने भी कौम है आराम से इधर रह पाए। मेन है कि जो अगर किसी कंट्री को, मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ, अगर किसी कंट्री को डुबाना हो, स्टेट को डुबाना हो, हेल्थ और एजुकेशन पे आप सीधे तीर मारिए तो डेफिनेटली वो सीधे डाउन आ जाता है। अगर पहले क्या होता था यहाँ पे, पहले यहाँ के यूथ को हेल्थ में भी डाउन कर देते थे और एजुकेशन में भी डाउन कर देते थे। एजुकेशन कैसे, कैलेंडर निकलते थे, यहाँ पे हड़तालें होती थी, एजुकेशन ख़त्म हो जाता था। हेल्थ कैसे, हेल्थ में ड्रग का इन्वॉल्वमेंट करके गलत रास्तों पे उनको ले जाके यहाँ पे जो पीसफुल एनवायरनमेंट है वो उसको ख़त्म करना है। तो मैं चाहती हूँ एज ए बीइंग ए वूमेन, मतलब मैं एज ए नारी शक्ति मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे हर किसी अपनी माओं को, अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए कि ये कहीं गलत ड्रग अब्यूज़ तो नहीं हो रहे हैं। तो इन चीज़ों पे हमें बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल। अनिका, देखिए, सबसे पहली जो बात उठी ड्रग एडिक्शन की, ड्रग एडिक्शन में महिलाएं भी इन्वॉल्व है, तो मैं चाहती हूं कि जेल्स के अलावा फुल फ्लेज्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बने, ताकि इन जो बच्चे हैं, एट द एंड ऑफ द डे दे आर कश्मीरी चिल्ड्रन, वो बच्चे हैं, उन्हें हम इस वबा से बाहर निकल पाए और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में हम उनको रिकवरी की तरफ बढ़ाएं और रिहैबिलिटेशन की तरफ बढ़ाएं, ना कि जेल्स की तरफ। और दूसरी बात जो इन्होंने कही कि महिलाओं की, मैं चाहती हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इलेक्टोरल प्रोसेस में जो है पार्टिसिपेट करें, अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है पॉलिटिक्स के हवाले से भी फॉर्म करें। हम पूरा घर चलाती हैं, हम अब पूरा ख़ानदान चलाती है, तो हम समाज को भी चला सकते हैं। हमारे ओपिनियंस भी मैटर करते हैं जैसे बाकियों के करते हैं। जी बिल्कुल। नज़ीर, ये कॉन्वर्सेशन को हम रैप अप करते हैं और जो पोइट साहब हैं उनके बारे में, उनसे आप क्या पूछना चाहेंगे? दरअसल इसने अपना पहले तारुफ जो है इनका, वो मैंने बताया कि मोदी फ़ैन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, और उसके अलावा श्री कृष्ण पे ये कई चीज़ें लिख रहे हैं, तो आप हमें वो सुनाएं। आपका फिर हम आपको बताऊं कि यहाँ जो आप लिख रहे हैं ये कश्मीर की बहुत ही पुरानी परंपरा है कि किस तरह एक दूसरे के लिए। मैं यही बताना चाहता हूँ, मोदी जी जब से आए, हमारे बच्चे, मैंने परसों अपना पोता देखा इंग्लिश करते हुए। इससे पहले जो चलता था यहाँ, मतलब ग्रेजुएट बच्चे को जब हम कहते थे श्रीनगर टाइम्स पढ़ो, उसको वो भी नहीं आता था, ऐसी एजुकेशन थी। आज जो हम यहाँ सांस ले रहे हैं, खुशबू ले रहे हैं यहाँ अमन की, ये तो मोदी जी का देन है। राज दुलारा मोदी जी, आँख का तारा मोदी जी, तूफानों में नैया थी, अब है किनारा मोदी जी, आँख का तारा मोदी जी। बहुत शुक्रिया। उनके विचार के क्या कहने, एक इदारा मोदी जी, आँख का तारा मोदी जी। शुक्रिया। तो आपने बिल्कुल जो मोदी फैन भक्ति की जो आपने, वो तो आपने दिखाया भी, लेकिन वोटर बताएंगे उनके आंख का तारा कौन होगा जब वो वोट डालेंगे 3 फेज में, और जिसका हमें पता चलेगा कि मोदी जी किनारे पे लेगा या कोई और लेगा, कौन तारा होगा। एब्सोल्युटली। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुकाबला में बस यहीं तक, और एनडीटीवी पर ये ख़ास कार्यक्रम जारी रहेगा, क्योंकि
मुकाबला चल रहा है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में यहाँ जम्मू एंड कश्मीर की ज़मीन पर।